हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछली वीडियो हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम बताएंगे आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो वायु या निर्वात में स्थित है। ए वी जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वायु या निर्वात में स्थित है, जिसके ए बिंदु पर -q आवेश रखा हुआ है तथा वी बिंदु पर +q आवेश रखा हुआ है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये केंद्र है O, इधर की दूरी है L और इधर की दूरी L, अतः दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है वैद्युत द्विध्रुव में। इसके निरक्ष इस केंद्र के लंबवत एक बिंदु P स्थित है जो केंद्र O से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस +q को इससे मिलाते हैं। हमेशा मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आप जब को वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी तो मैंने बताया था धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की ओर होती है, अतः इसकी जो दिशा जो होगी वो V से P की ओर होगी, जिसे हम मान लेते हैं E2। हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो निरक्ष स्थिति में देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो वायु या निर्वात में स्थित है। ठीक है, इसे अगर चित्र बनाए इसका तो इस चित्र इस तरह से बन सकता है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए वी, ए बिंदु पर आवेश रखा हुआ है Q और वी बिंदु पर रखा हुआ है +q आवेश। ये इसका केंद्र है O, एक ओर की जो दूरी है वो L है तथा दूसरे ओर भी दूरी L है। निरक्ष स्थिति में जो बिंदु P जो स्थित है इस केंद्र O से लंबवत स्थित है। इस केंद्र O से लंबवत दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, -q के कारण इसका बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो उसकी जो वैल्यू जो आएगी वो E1 मान लेते हैं। और मैंने बताया था भाई, जब इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर मानी जाती है तथा धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की तरफ मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर इस ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर ही होगी, अतः P से A की ओर होगी तथा धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो होगी B से P की ओर, इस दिशा में होगी। इसे मान लेते हैं E2 और इसके बीच की जो दूरी है वो R है ना। इस बिंदु P की केंद्र O से जो दूरी है वो कितनी है, R है। इन आवेशों से अगर बिंदु P की दूरी देखी जाए तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। ठीक है, A से O के बीच की दूरी L है, O से P के बीच की दूरी R है। तो अगर हम AP की दूरी निकालें तो AP इसके बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से अगर देखें AP इसके बराबर आ जाएगा OA की दूरी है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट लगा सकते हैं। ठीक है, और रूट की जो पावर जो होती है वो होती है आपकी AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। सेम वही दूरी इधर भी आएगी। ठीक है, B से P की जो दूरी आएगी, B बिंदु से P की जो दूरी आएगी वही आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ भी दूरी है O से A के बीच की, B के बीच की दूरी L है और ये R है, तो ये भी दूरी सेम आएगी। हम कह सकते हैं
कि आपकी ए पी बराबर होगा बी पी, ठीक, सेम होगा। अब हम माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं सर्वप्रथम। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A माइनस क्यू से P के बीच की दूरी अभी हमने निकाली, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में 1/2, और फॉर्मूले में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए R स्क्वायर होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तो इस पर हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे इसका, तो वर्ग से पावर कैंसिल हो जाएगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो फॉर्मूला जो आ जाएगा E1 का, वो आ जाएगा E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की निकालें, इसी प्रकार से अगर हम धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें, क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी E2 मानी हमने धनावेश के कारण, तो इसका जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दूरी कितनी वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर रूट है, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर रूट, और फिर इसका वर्ग कर दो आप, वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी जो दिशा जो आएगी वो आएगी B से P की ओर, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा B से P की ओर होगी, ठीक है, और ऋण आवेश के कारण दिशा P से A की ओर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये अगर यहाँ हम देखें इन दोनों में E1 बराबर है E2 के, दोनों वैद्युत क्षेत्र के जो मान आ रहे हैं धनावेश और ऋण आवेश से वो सेम आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखें चित्र में कि दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दोनों को दो घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, एक क्षैतिज और एक लंबवत घटक। अगर हम E1 को दो घटकों में तोड़ें तो क्षैतिज घटक आ जाएगा, ये क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्वाधर घटक ये। अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला घटक आ जाएगा तुम्हारा E1 cos थीटा में, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा तो ये E1 cos थीटा हो जाएगा, और लंबवत घटक E1 sin थीटा होगा। धनावेश के कारण E2 को अगर दो घटकों में तोड़ेंगे, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक वही रहेगा, क्षैतिज घटक का मान भी इसी के सेम दिशा में आएगा E2 cos थीटा, और लंबवत घटक जो आएगा वो आएगा E2 sin थीटा, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अब इन दोनों में हम देखें कि जो लंबवत घटक जो हैं उनकी दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन इनके जो परिणाम जो आएंगे वो समान आएंगे, ठीक है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लंबवत घटक E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा। इन दोनों के जो परिमाण जो आएंगे वो बराबर आएंगे, लेकिन इनकी दिशाएं, दिशा विपरीत है, अतः ये
एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी तो वो केवल क्षैतिज घटक की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी, क्षैतिज घटक से। अगर हम लिखना चाहें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत तीव्रता, तो वो आएगी E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें कि भाई E1 बराबर है E2 के, तो इसमें से हम किसी एक की जगह पर E2 की जगह E1 लिख दें या E1 की जगह E2 लिख दें, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये देखा जाए तो ये बन जाएगा E1 बराबर लिख सकते हैं E1 cos थीटा है ये। अगर मैं E2 की जगह E1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूएँ बराबर हैं। तो इस तरह से इसे अगर सॉल्व करें तो E1 बराबर आ जाएगा 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू हम लिख दें, हमने ज्ञात कर लिया E1 की वैल्यू, तो इसे आगे से सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, इसे हल करें हम तो ये कुछ इस तरह से हल होगा। E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन दूरी आई थी r² प्लस l² पर पावर ये थी आई थी, और cos थीटा। अगर हम पहले cos थीटा की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है भाई आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधार क्या है, इसमें L है भाई। OAP में इससे ट्राइंगल में देखें ये थीटा है, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होती है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, ये आधार है। तो आधार क्या है आपका, आधार है OA और कर्ण है आपका AP। ठीक, यहाँ से cos थीटा की अगर वैल्यू निकलेगी तो वो निकलेगी OL बटे r² प्लस l² पावर 1/2। ये cos थीटा की वैल्यू निकलेगी। इस cos थीटा के मान को अगर हम इस समीकरण में रख दें, मान लो फर्स्ट समीकरण मान ले इसे, और इसी में इसकी वैल्यू रखें, तो ये किस तरह से बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन r² प्लस l² और इंटू L अपॉन r² प्लस l² पावर 1/2। ठीक, अच्छा जी, 2 इसे ऊपर वाली वैल्यू को लिखा जाए तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q इंटू 2 को L के साथ ले जाएं, 2L अपॉन ये पावर को अगर इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ भाई पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, 1 में 1/2 को ऐड करते हैं तो 3/2 आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा r² प्लस l² 3/2, और हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P। इस वैल्यू को इसमें लिखेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 P अपॉन r² प्लस l² पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि भाई r की तुलना में, जिस तरह से पिछले में बताया था, r की तुलना में भाई l का मान बहुत छोटा है, और यहाँ पर फिर हम l को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई r की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, r की वैल्यू, r की तुलना में r की वैल्यू बहुत छोटी है, r का मान बहुत बड़ा है और l की वैल्यू बहुत छोटी है। और छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू में अगर जोड़ने या घटाने से उसके मान में थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, l को छोड़ देते हैं। यहाँ को l पे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और L को छोड़ देंगे तो ये 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरस्त स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है।